हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध और फलन का लेक्चर नंबर 18, जो कि आप लोगों को होगा फलन के प्रकार के बारे में। आप लोगों को फलन के प्रकार के बारे में पढ़ा रहा था, उसी को आगे आज मैं कंटिन्यू करूंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर इसका SW चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का। वहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा SW और इसका नोट्स, तो वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं फलन के प्रकार। देखिए, हम लोगों को फलन के प्रकार में बहुपद फलन पढ़ चुके थे, इसका कुछ पार्ट बाकी था, मैं उसको आज कवर करूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को मापांक फलन और सिंगनम फंक्शन के फलन के बारे में आज पढ़ाऊंगा। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुपद फलन में जो बच गया था उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये हम सब पढ़ ले चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे, ये सब पढ़ चुके थे। यहां से देखिए, हाँ, यहां से आप लोगों को पढ़ना था। ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों का एक नोट दिया हुआ है कि टोटल बहुपद फलन निरंतर और अव्यव होता है। तो बोलिएगा सर, यहां जो निरंतर शब्द है और अव्यव शब्द है, अवकलज शब्द है, ये क्या होता है? हमको नहीं मालूम है कि निरंतर और अवकलज क्या होता है। और यहाँ पे हम लोग बहुपद फलन तो जानते हैं, यानी जितना भी आप लोगों को पावर x के पावर y बराबर x, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x क्यू, जितना भी आप लोगों को होगा, यानी जिसका भी पावर आप लोगों को होल नंबर होगा, वो है आप लोगों को क्या होगा, तो वह निरंतर और अवकलज क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि निरंतर किसको बोलते हैं। तो देखिए, निरंतर और अवकलज के लिए मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को ले चलता हूं। देखिए, यहाँ पे दिख रहा है फलन निरंतर होने के लिए ना स्टूडेंट, जब आप लोगों को कोई फलन निरंतर होने के लिए क्या चाहिए, तो आप लोगों को वहां पर दो कंडीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जो ग्राफ हो ना, उसको आप बिना पेन उठाए पहले सबसे पहले उसको बना सके। यानी निरंतर होने के लिए सबसे पहला कंडीशन हुआ, जो उसका ग्राफ होगा उसका हम बिना पेन भी, जो ऐसा ग्राफ होगा उसका हम बिना पेन उठाए बना सके। और दूसरा हम लोगों को कंडीशन ये हुआ निरंतर होने के लिए होना चाहिए कि वैसा ग्राफ जो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी हम लोगों को जैसे कोई ग्राफ बना रहे हैं, तो इसे देखिए, पेन सबसे पहले कि ये पेन इसमें नहीं उठ रहा है और वह टूटा हुआ भी नहीं होना चाहिए, यानी वह आप लोगों को लगातार होना चाहिए। आप लोगों को ये टूटा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे आप लोगों को मान लीजिए कि ऐसे है और ये आप लोगों को यहाँ से ऐसे है, तो ये आप लोगों को टूटा हुआ है और ये आप लोगों को इसलिए क्या नहीं कहलाएगा, ये फलन आप लोगों को निरंतर नहीं कहलाएगा। या आप जिसमें पेन उठा लिए, जैसे यहाँ पे आप पेन उठा लिए, तो इसको भी आप लोग निरंतर नहीं बोलिएगा। क्यों नहीं बोलिएगा? तो सबसे पहले तो हम इसको बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए पेन उठाएंगे, और दूसरा बात ये टूटा हुआ है, तो अब बताइए कि ये ग्राफ होगा, ये क्या होगा? तो बोलिएगा सर, ये हम लोग को निरंतर नहीं होगा। यानी आप लोग को निरंतर होने के लिए समझ में आ गया हो कि निरंतर होने के लिए क्या चाहिए। तो निरंतर होने के लिए हम लोग को चाहिए कि वैसा ग्राफ जिसको हम लोग बिना पेन उठाए ड्रा कर सके और वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तब हम लोगों को वह निरंतर कहलाएगा। यानी जो फलन हम लोग को निरंतर कहलाएगा। अब रही बात कि अवकलज किसको बोलते हैं, तो स्टूडेंट, अवकलज होने के लिए भी यहाँ पे दो कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है कि पहला तो वह निरंतर होना चाहिए, यानी अगर वह निरंतर है तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि वह अवकलज है कि नहीं। अगर निरंतर नहीं हुआ तो वह हम लोगों को अवकलज होगा ही नहीं। और दूसरा कंडीशन हम लोगों का अवकलज होने के लिए है कि वो वैसा ग्राफ जो नुकीली नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर हम बना रहे हैं तो देखिए, इसको हम तो पेन उठाकर, बिना पेन उठाए बनाए, यानी यहाँ पे हम लोगों को, ये तो हम लोगों को क्या हुआ, बिना पेन उठाए भी बनाए और ये कहीं पे टूटा हुआ भी नहीं है। यानी हम लोगों को ये जो दिया हुआ है ग्राफ, ये हम लोगों को निरंतर ग्राफ होगा, ये निरंतर ग्राफ होगा। और हम लोगों को अवकलज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये अवकलज? ये जो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नुकीला है, देख सकते हैं ना, जो यहाँ पे है, ये हम लोगों को क्या होना चाहिए अवकलज होने के लिए, वैसा ग्राफ जो नुकीली नहीं होना चाहिए। लेकिन देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ बना, ये हम लोगों को नुकीली बनाते। इस ग्राफ को हम लोग बोलेंगे कि ये अब निरंतर तो है लेकिन अवकलज नहीं है। लेकिन इस ग्राफ को आप लोग देखिए, तो इस ग्राफ को आप लोग देखिए, इसको बताइए कि निरंतर है और अवकलज है कि नहीं। तो बोलेगा सर, ये तो हमको निरंतर देखने में लग रहा है। क्यों देखने में लग रहा है निरंतर? क्योंकि इसका जो ग्राफ होगा उसको हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं और वह कहीं पे टूटा हुआ भी नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वह हम लोग को निरंतर कहलाता है। यानी ये ग्राफ तो हम लोग को निरंतर हो गया। तो निरंतर जब हो गया तो फिर हम लोग को चेक करना है कि अब अवकलज है कि नहीं। तो अवकलज होने के लिए क्या चाहिए? तो अवकलज होने के लिए सबसे पहले हमको ये चाहिए कि वो जो बना हुआ है आप लोग को ग्राफ,
वो निरंतर होना चाहिए और वह नुकीली नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं जो ग्राफ बना हुआ ये है, ये आप लोगों को ना टूटी, आप लोगों को ये क्या है, ये निरंतर भी है और ना कहूं पे ये नुकीली है। यानी आप लोगों को जो ये ग्राफ होगा ये आप लोगों को कैसा होगा, तो ये अवकलज भी होगा और निरंतर भी होगा। आप लोगों को अवकलज और निरंतर समझ में आ गया होगा। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट्स बता रहा था ना कि टोटल बहुपद फलन निरंतर होता है, निरंतर और अवकलज होता है। तो आप लोग बताइए कि y बराबर जो x होता है स्टूडेंट, उसका ग्राफ कैसा होता है। तो बोलेगा सर y बराबर जो x होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और वह ओरिजिन से पास करता है। सर तो आप बताइए कि ये निरंतर और अवकलज है कि नहीं। तो बोलिएगा सर सबसे पहली बात हम लोग को निरंतर चेक करना है ना, तो निरंतर चेक करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसका ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते हैं कि नहीं। तो यस सर, इसका जो ग्राफ बनेगा उसको हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। और ये आप लोगों को ये कहूं पर उसका दूसरा कंडीशन था निरंतर होने के लिए कि वो कहूं पे टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और जो हम y बराबर x का ग्राफ है वो कहूं पे टूटा हुआ भी नहीं है, यानी हम लोगों को ये क्या हुआ, हम लोगों को ये निरंतर तो हो गया। अब हम लोग को चेक करना है कि अवकलज है कि नहीं। तो आप लोग बताइए कि अवकलज है कि नहीं। तो अवकलज होने के लिए क्या चाहिए था स्टूडेंट, कि अवकलज होने के लिए हम लोग को चाहिए था कि सबसे पहले वो निरंतर होना चाहिए। और ये आप लोगों को जो ग्राफ दिया हुआ है y बराबर x, जो आप लोगों को क्या है, आप लोगों को निरंतर आप लोगों को है। अब हम लोग को चेक करना है अवकलज के बारे में ना, ये आप लोगों को निरंतर है, अवकलज के बारे में चेक करना है। तो अवकलज होने के लिए चाहिए कि पहले निरंतर होना चाहिए और वो कहूं पे शार्प कॉर्नर यानी नुकीली जगह वहां पे किसी भी ग्राफ में नहीं होना चाहिए। और हम लोग देख सकते हैं ये आप लोगों को नुकीली ग्राफ नहीं है, यानी ये हम लोगों को जो y बराबर x है वो निरंतर भी है और आप लोगों को अवकलज भी है। ये निरंतर भी है, अवकलज भी है। वैसे ही देख सकते हैं y बराबर जो x स्क्वायर का ग्राफ होता था वो हम लोगों को ऐसा होता था y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ। ये भी देख सकते हैं कि निरंतर है और आपका अवकलज है, क्योंकि कहीं पे टूटा हुआ नहीं है ग्राफ और कहीं पे ये शार्प कॉर्नर भी नहीं है, यानी नुकीली जगह भी नहीं है। तो ये हम लोग को निरंतर भी हो जाएगा और अवकलज हो जाएगा। और इसको बिना जो ग्राफ बना है y बराबर x स्क्वायर, उसको हम बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं, यानी y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ भी हम लोग को निरंतर और अवकलज है। फिर y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ कैसा होता है, तो y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ ऐसा होता है। तो आप बताइए कि ये भी आप लोग देख सकते हैं कि निरंतर है और अवकलज है। क्यों है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है इसको हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं और ये कहूं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं है और कहूं पे ये ग्राफ टूटा हुआ भी नहीं है, यानी हम लोगों को निरंतर और अवकलज है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जितना भी आप लोगों को बहुपद फलन होता है ना स्टूडेंट, वो आप लोगों को निरंतर होता है और वह आप लोगों को अवकलज होता है। ये आप लोगों को नोट था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या पढ़ना है। जो देखिए ये आप लोगों को ये बता ही दिया कि आप लोगों को निरंतर कैसे होता है और आपको अवकलज कैसे होता है। इसके आगे देखते हैं। देखिए आप लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन है, विषम घातांक बहुपद का परिसर हमेशा -∞ से +∞ होता है। ये आप लोगों को बोल रहा है कि यहाँ पे बताइए, आप लोगों को नोट में दिया हुआ है कि विषम घातांक बहुपद का परिसर हमेशा -∞ से +∞ होता है। यानी आप लोगों को बोला जा रहा है ना कि जितना भी आप लोगों को क्या होगा विषम घातांक, यानी y बराबर x होगा या y बराबर x क्यू होगा, y बराबर x के पावर 5 होगा, x के पावर 7 होगा, x के पावर 9 होगा, जितना भी आप लोगों को विषम घातांक वाला होगा वो उसका हमेशा परिसर होगा -∞ से लेकर +∞ होगा। आप लोग बताइए कि ये होगा कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले इसको ग्राफ खींच कर देखेंगे और देखें कि ग्राफ का जो हम लोग को मिल रहा है मान वो कहां से कहां तक मिल रहा है, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले डिग्री 1 का ग्राफ कैसा होता है। तो डिग्री 1 का ग्राफ होता है वो आप लोगों को स्ट्रेट लाइन होता है और वो कहां से शुरू होता है, वो आप लोगों को बिल्कुल नीचे पाताल से शुरू होकर और आकाश तक वो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो डिग्री 1 का ग्राफ है वो आप लोगों को कहां से शुरू हो रहा है, ये आप लोगों को -∞ यानी आप लोगों को जितना भी y का मान होगा उसको कवर करते हुए और वह निकलेगा कहां तक, चीरते फाड़ते हुए निकल जाएगा +∞ तक वो जाएगा। यानी हम लोगों को जो है इसका परिसर होगा वो कहां से कहां तक मिलेगा, एक डिग्री 1 का। तो हम लोग को मिलेगा इसका परिसर मिल जाएगा कहां से, देखिए तो हम लोगों को इसका परिसर क्या मिल गया, तो हम लोग को इसका परिसर मिल गया -∞ से लेकर +∞ हम लोगों को मिल गया। आप लोग देखिए डिग्री 3 का देख के बताइए। तो डिग्री 3 का ग्राफ कैसा होता था, तो डिग्री 3 का ग्राफ हम लोग को एन टाइप का होता था। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि जो है हो रहा है मान y का वो कहां से शुरू हो रहा है, वो हम लोगों को -∞ से शुरू होगा
और देखिए ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी हम लोग को प्लस इन्फिनिटी तक ये जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर शुरू हुआ और ये हम लोग को गया कहां तक, तो हम लोग गया प्लस इन्फिनिटी तक, यानी हम लोग को इसका परिसर कितना हो जाएगा, तो इसका भी हम लोगों को परिसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। आप लोग समझ रहे होंगे। वैसे ही आप डिग्री 5 का भी देख सकते हैं, डिग्री 7, डिग्री 9, डिग्री 11, जितना भी आप लोग देख सकते हैं विषम घातांक वाला बहुपद, उसका हमेशा जो होगा ना परिसर, वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, आप लोगों को क्या पढ़ना है। जो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि जो आप लोगों को संबंध बन रहा है ना, वो आर से आर बन रहा है, यानी जो संबंध आप लोगों को बन रहा है वो आप लोगों को आर से आर बन रहा है। तो यहाँ पे बताइए आप लोग कि यहाँ पे आप लोगों को प्रांत क्या आएगा, यहाँ पे आप लोगों को सा प्रांत क्या आएगा। तो बोलेगा सर शाह प्रांत आप पूछ रहे हैं, इतना आसान क्वेश्चन। शाह प्रांत हमको इसको आएगा सर रियल नंबर आएगा। क्यों रियल नंबर आएगा, क्योंकि जो फंक्शन डिफाइंड है वो आर से आर डिफाइंड है। हम लोग जानते हैं कि जहां से जहां तक आप लोगों को फंक्शन डिफाइंड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं शाह प्रांत। यानी शाह प्रांत तो आप लोगों को आगे रियल नंबर यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आप लोगों को शाह प्रांत आ जाएगा। और इसका बताइए आप लोग कि इसका हम लोगों का प्रांत कितना परिसर कितना आएगा। तो बताइए, तो सबसे पहले बताइए कि किस डिग्री का ये आप लोगों को दिया हुआ है समीकरण, वो कौन डिग्री का होगा। तो देखिएगा कि कौन डिग्री है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो डिग्री होता है किसी समीकरण में, वो महत्तम जिसका पावर रहता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं उसका डिग्री। तो हम देखते हैं कि इसका जो डिग्री इसका होगा वो हम लोगों को, इसका डिग्री होगा वो हम लोगों को होगा 3। तो आप लोग बताइए कि जब इसका डिग्री 3 हो गया तो ये कौन फलन होगा, ये बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पे अभी आपने देखा, यहाँ पे देखिए, बताइए कि विषम घातांक वाले को परिसर कहां से कहां तक होता है, आप लोग बताइए खुद। ये आप लोग बताइए कि जो विषम परिसर है ना, विषम बहुपद परिसर है ना, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि x के पावर 3, और आप लोगों को पता होगा जो x के पावर 3 है वो आप लोगों को विषम बहुपद परिसर, आप लोगों को विषम बहुपद है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं विषम घातांक वाला आप लोगों को बहुपद है। और आप लोगों को पता है कि जो विषम घातांक का जो परिसर होता है वो कहां से कहां तक होता है। तो देखिए सबसे पहले ये आप लोगों को विषम घातांक, आप लोगों को ये बहुपद है, विषम घातांक बहुपद है, इसलिए इसका परिसर कहां से कहां तक होगा। इसका परिसर जो होगा वो होगा हम लोगों को माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। क्योंकि अभी मैंने पढ़ा था कि जो विषम घातांक वाला परिसर, विषम घातांक बहुपद होता है, उसका परिसर हमेशा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। यानी हम लोग को इसका परिसर आ गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो आप खुद बताइए ये कि ये क्या होगा, ये बताइए। इसका क्या बोला जा रहा था कि यह आच्छादक है कि अंतःक्षेपी है। अब आप लोग बताइए कि आच्छादक या अंतःक्षेपी है। तो आप लोगों को पता है कि नहीं कि आच्छादक होने के लिए क्या चाहिए। मैं आप लोगों को बताया था कि आच्छादक होने के लिए आप लोगों को सह प्रांत और परिसर अगर वह इक्वल हो गया तो वह कहलाएगा आच्छादक, अगर वह इक्वल नहीं है तो वह आप लोगों को कहलाएगा अंतःक्षेपी। तो हम लोग देखते हैं कि जो दोनों ये इक्वल है, देखिए सह प्रांत और आप लोगों का परिसर इक्वल है, यानी क्या कौन सा फलन होगा, ये आप लोगों को हो जाएगा आच्छादक फलन। आप लोगों को ये हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया हो क्वेश्चन की कौन सा फलन होगा। हम लोगों को जो दिया हुआ है समीकरण वह हम लोगों का आच्छादक फलन का दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसका परिसर और हम लोगों को सहप्रांत हम लोगों को इक्वल है। और हम जानते हैं कि अगर परिसर और सहप्रांत अगर इक्वल हो गया तो हम लोगों को वह आच्छादक फलन होता है। चलते हैं आगे, आप लोगों को देखते हैं क्या पढ़ना है। अब आप लोग को ना जो फर्स्ट आप लोगों को जो प्रकार संबंध का प्रकार था उसको हम लोग खत्म कर लिए, यानी आप लोग को जो पॉलिनोमियल फंक्शन था उसको हम लोग खत्म कर दिए। अब हम लोग को पढ़ना है मापांक फंक्शन। अब हम लोगों को पढ़ना है मापांक फंक्शन, यानी मापांक फलन हम लोगों को पढ़ना है कि क्या होता है। तो आप लोगों को पता है कि नहीं कि मापांक फलन किसको बोलते हैं। तो बोलेगा सर हमको मापांक फलन के बारे में पता है कि मापांक फलन किसको बोलते हैं। जब y बराबर mod x होता है ना सर, तो उसको हम बोलते हैं मापांक फलन। तो यस स्टूडेंट, जो y बराबर mod x होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं,
इसी को हम लोग बोलते हैं मापांक फलन। इसमें आप लोगों को ना आगे मैं दिखाता हूं, विशेष तरीके से समझाता हूं इसमें क्या होता है आगे, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में वहां पे आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए मापांक फलन, मान लीजिए कि आप लोगों को मापांक फलन का आप लोगों को ये फलन है, आप लोगों को जो फलन का मशीन है वह मापांक फलन का है और वह काम कर रहा है y बराबर mod x का। तो स्टूडेंट मापांक फलन में ना अगर आप निगेटिव वैल्यू डालिएगा ना तो वो आप लोगों को पॉजिटिव करके देगा, उसी वैल्यू सेम वैल्यू का पॉजिटिव करके देगा। अगर जीरो डालिएगा तो वो आप लोगों को जीरो देगा, अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू डालिएगा तो उसी को केवल पॉजिटिव देगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं -5, ये माइनस निगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं -5, तो ये जो आप लोगों को मशीन है फलन का, मापांक फलन का y बराबर mod x का, वो आप लोगों को आउटपुट में हम लोगों को देगा 5 बाहर निकाल कर देगा, यानी हम लोगों को यहाँ से माइनस खत्म कर देगा और जो प्लस आप लोगों को 5 है वो आप लोगों को बाहर निकाल कर देगा। अगर इसमें जीरो डाले तो ये आप लोगों को जो मशीन है वो आप लोगों को जीरो निकाल कर देगा, और अगर इसमें हमें +5 डाले तो भी आप लोगों को ये बाहर आउटपुट में 5 ही निकाल कर देगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, क्या समझ आया कि नहीं? तो सर जब आप लोगों को x 0 से बड़ा होगा ना स्टूडेंट, जैसे देखिए x जब 0 से ये बड़ा है तब आप लोगों को x ही देगा, यानी यहाँ पे देखिए x का जगह पे कितना है, x का जगह पर अगर यहाँ 5 है तो हम लोगों को बाई, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि x का जगह पे कितना आया, हम लोगों को आया यहाँ पे बाहर निकल कर दिया 5। अगर वह x बराबर 0 है तब हम लोगों को बाहर निकल कर जो मशीन देगा वो हम लोगों को 0 निकाल कर देगा। और अगर x बराबर आप लोगों को 0 से छोटा है, यानी कोई निगेटिव नंबर है ना, तो जो x है उसमें जो आप लोगों का मशीन है वो अपने मान से एक माइनस और ऐड कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए -5 है तो मशीन ने क्या किया, एक माइनस अपने मान से ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस, ये आप लोगों को प्लस हो जाएगा, यानी आप लोगों को +5 बाहर निकाल कर दिया है। आप लोगों को समझ में आ गया हो कि जब आप लोगों को मापांक फलन में जब आप लोगों को 0 से बड़ा वैल्यू दीजिएगा तो वो आप लोगों को वही वैल्यू देगा, अगर वह आप लोगों को 0 दीजिएगा तो वो आप लोगों को बाहर निकल कर 0 देगा। अगर आप लोग दीजिएगा क्या माइनस में दीजिएगा वैल्यू को तो वो आप लोगों को निकाल कर देगा, उसी का प्लस करके देगा, यानी आप लोग अगर 5 डालिएगा तो आप लोगों को देगा 5, -5 डालिएगा तो +5 देगा, -1.5 डालिएगा तो वो निकाल कर देगा बाहर, वो 1.5 निकाल कर देगा। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसका देखिए आप लोगों को ग्राफ दिखाता हूँ। देखिए आप लोगों को जो ग्राफ होता है ना, आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जो मापांक फलन यहाँ पे हम मान लीजिए Q1 रख रहे हैं x बराबर, तो यहाँ हम लोगों का y बराबर क्या निकल कर आएगा, हम लोगों का y बराबर भी यहाँ पे 1 ही निकाल कर आएगा। अगर हम यहाँ पे x बराबर 2 रख रहे हैं तो y बराबर हम लोगों को 2 निकल कर आएगा। अगर हम देखिए x बराबर यहाँ पे हम -3 रख रहे हैं तो y बराबर हम लोग को +3 में निकल कर आएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर हम x बराबर -2 रख रहे हैं तो हम लोगों को आएगा बाहर निकल कर, जो मशीन है वो हम लोगों को बाहर 2 निकाल कर देगा, या -1 रख रहे हैं तो हम लोगों को बाहर निकल कर आएगा 1। आप लोग इस जो बनाए इसको आप लोग ग्राफ में आप लोगों को ग्राफ पे ड्रॉ कीजिए। तो कितना आया, जब हम लोग 1 रखें तो हम लोगों को मान आया 1, हम लोग 2 रखे जब तो हम लोगों को मान आया 2, हम लोग जब 2 रखे तो हम लोग को 2 आया, मान निकल कर आया। जब हम लोग -3 रखें, जब हम लोग -3 रखें तब हम लोगों को 3 निकल कर आया आउटपुट निकल के, और जब हम -2 रखे तब हम लोगों को 2 निकल कर आया आउटपुट, यहाँ आया 2, और हम लोग अगर -1 रखे तो हम लोगों को निकल कर आया 1। ऐसे ही आप जितना भी नंबर है -1.5, -1.11, -1.15, वो 1.1, 1.5 जितना भी आप लोगों को है उसको जब आप मिलाइएगा ना तब आप लोगों को एक भी टाइप का शेप मिलेगा। ये आप लोगों को मिलेगा भी टाइप का शेप मिलेगा, और वह ओरिजिन से ऊपर हो जाएगा, यानी वह इंफिनिटी से आएगा 0 तक, और 0 से ये फिर ऊपर चढ़ना शुरू होगा और ये इंफिनिटी तक फिर चल जाएगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे डाल रहे हैं 0 डाल रहे हैं मान, तो यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट में क्या मिल रहा है, हम लोग को आउटपुट में यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 0 मिल रहा है, यानी हम लोग को जब 0 डाले तो 0 मिला, 1 रखे तो 1 मिला, 2 रखे तो 2 मिला, 3 रखे या -1 रखे तो हम लोग को 1 मिला y बराबर, अगर -2 रखे तो हम लोग को y बराबर 2 मिला, और हम लोग को अगर -3 रखे तो हम लोग को y बराबर मिल गया 3। और इसको जब मिलाइएगा तो आप लोग को ये शेप मिल गया। तब इसका ना आप लोगों को टोटल इसका जितना भी आप लोगों का है, कौन फंक्शन है, कहाँ खाता है, कहाँ पीता है, ये आप लोग ये फंक्शन है ना मापांक फलन। अब इसके बारे में आप लोगों को जितना भी जानकारी है
ये आप लोगों को बताना है कि ये कहाँ खाता है, कहाँ पीता है, कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, कहाँ घूमता है, कहाँ क्या करता है, आप लोगों के बारे में इसका पूरा देखिए मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे इसका पूरा मैं आप लोगों को कुंडली निकालता हूँ। जैसे आप लोग देखिए, आप लोगों ने ये देखी है, या आप लोगों को ये कुंडली होता है स्टूडेंट, आप लोगों को बनता है कि इसमें कौन सा ग्रह कहाँ पे है और कौन किसका दशा कहाँ पे है, मंगल ढीला है या आप लोगों को राहु कहाँ पे है, राहु साढ़े साथी में है, ये आप लोगों को पता होगा कि ये आप लोगों को क्या होता है। ये आप लोगों को इसको बोलते हैं कुंडली, इसको बोलते हैं कुंडली, जन्म कुंडली जो होता है। तो वही हम लोग मापांक फलन है ना, उसको हम लोग जन्म कुंडली निकाल रहे हैं कि क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका प्रांत क्या होगा, सह प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, कि एकाएक फलन है कि बहुएकी फलन है, छादक फलन है कि अंतःक्षेपी फलन है, कि सम फलन है कि विषम फलन है, निरंतर है कि अपराध है। इसका टोटल जानकारी मैं आप लोगों को निकाल कर देता हूँ। देखिए तो आप लोग मैं निकालना शुरू करता हूँ। देखिए जो कुंडली होता है ना स्टूडेंट, इसमें 12 गो आप लोग को नक्षत्र होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी का जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वैसे यहाँ पे कुछ आप लोगों को पैरामीटर है, इसका आप लोगों को निकाल कर बताना है मापांक फलन का। देखिए तो ग्राफ से निकाल कर शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइए इसका प्रांत कितना होगा, सबसे पहले बताइए कि इसका प्रांत कितना होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका जो प्रांत होगा वह कहां से कहां तक होगा। बताइए इसमें हम क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं। तो बोलिएगा सर इसमें क्या क्या वैल्यू हम डाल सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जितना भी वैल्यू है, माइनस रहे, प्लस रहे, जीरो रहे, जितना भी वैल्यू है इसमें हम डाल सकते हैं। यानी हम लोगों को क्या हो जाएगा प्रांत, तो हम लोग का प्रांत हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो एक्स का वैल्यू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, जो एक्स का वैल्यू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं परिसर। तो देख सकते हैं कि कहां से शुरू हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से ये शुरू होगा और ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा एक्स की तरफ। यानी हम लोगों को जो प्रांत होगा वह क्या आ जाएगा, हम लोगों को जो प्रांत है वह आ जाएगा क्या, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इसका अब सह प्रांत बताइए। तो ये फलन कहां से कहां तक डिफाइन होता है। देखिए तो ये फलन होता है कहां से कहां तक डिफाइन होता है, तो ये आर से आर तक डिफाइन होता है। यानी इसका जो सह प्रांत होगा वो भी रियल नंबर होगा। यानी इसका जो सह प्रांत होगा वो कहां से कहां तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इसका बताइए परिसर, इसका आप लोग परिसर बताइए। तो परिसर बताने के लिए क्या कीजिएगा कि देखिएगा कि बाई का मान कहां से कहां तक आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बाई का सबसे कम मान है वह 0 से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। यहां से ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे 0 डाल रहे हैं तो हम लोगों को आउटपुट में मिल रहा है 0। अगर -1 रख रहे हैं तो हम लोग को +1 में मिल रहा है। अगर हम +1 भी निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, दे रहे हैं मशीन में, तो हम लोगों को वो +1 ही निकाल कर दे रहा है। यानी अगर हम सबसे कम वैल्यू 0 रखें तो वो हम लोगों को 0 निकाल कर दे रहा है, और अगर हम वैल्यू घटाएं या बढ़ाएं तो उसके बाद हम लोग को वैल्यू बढ़ते जा रहा है। यानी हम लोग को कहां से कहां तक होगा इसका परिसर, तो हम लोग को इसका परिसर जो होगा वो हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और 0 पे ये क्लोज ब्रैकेट होगा। क्यों क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि अगर हम 0 डाल रहे हैं आउटपुट में तो हम लोग को इनपुट में हम लोग 0 डाल रहे हैं तो हम लोग को आउटपुट में 0 मिल रहा है ना, इसलिए 0 पर ये आप लोगों को क्लोज ब्रैकेट होगा। अब इसको बताना कि एकाएकी है कि बहुएकी है। बताइए कि एकाएकी है कि बहुएकी है। तो एकाएकी और बहुएकी चेक करने के लिए क्या है, हम लोगों को करते हैं क्षैतिज रेखा परीक्षण। तो यहाँ पे करते ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण करते हैं, तो हम लोग करते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो देखिए करेंगे तो देखेंगे ग्राफ को ये एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है। हम लोग को पता है कि अगर कोई हम कर रहे हैं ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण और वह ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट करेगा तो हम लोग को वो कौन फलन हो जाएगा, तो हम लोग को वो फलन हो जाएगा बहुएकी फलन। यानी आप लोगों को जो मॉड एक्स का ग्राफ है ये आप लोगों को बहुएकी फलन आप लोगों को है, ये आप लोगों को कौन फलन है, ये आप लोगों को बहुएकी फलन है। अब इसको बताइए कि आच्छादक है कि अंतःक्षेपी है। और तब बताइए आप लोग कि आच्छादक है कि अंतःक्षेपी है। आच्छादक और अंतःक्षेपी होने के लिए स्टूडेंट, आच्छादक होने के लिए चाहिए कि सह प्रांत और आप लोगों को परिसर इक्वल होना चाहिए, तब आप लोगों को आच्छादक कहलाएगा। अगर भाई इक्वल नहीं है तब आप लोगों को आच्छादक नहीं कहलाएगा, यानी वह कहलाएगा अंतःक्षेपी। हम लोग देख सकते हैं कि सह प्रांत और यहाँ पे परिसर इक्वल नहीं है, यानी हम लोगों को जो ग्राफ है ये हम लोगों को क्या होगा, तो ये हम लोगों का अंतःक्षेपी होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। बताइए कि सम फलन है कि विषम फलन है।
इसको देखकर बताइए कि ये सम फलन है कि विषम फलन है। तो सम फलन होने के लिए क्या चाहिए, तो सम फलन होने के लिए हमको चाहिए कि बाई एक्सिस के सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी बाई एक्सिस पे उसका प्रतिबिंब होना चाहिए। और विषम फलन होने के लिए चाहिए हमको कि वह आप लोगों को ओरिजिन यानी केंद्र से सममित होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि किसके ये आप लोगों को सममित है, हम लोग देखते हैं कि इसका जो है ये आप लोगों को बाई एक्सिस के सममित है। बाई एक्सिस पे इसका बिल्कुल प्रतिबिंब मिल रहा है, यानी ये जो ग्राफ होगा ये हम लोगों को कौन फलन हो जाएगा, तो ये हम लोगों को हो जाएगा सम फलन। ये सब आप लोग नहीं ना पढ़े हैं तो पीछे वाला वीडियो जाकर आप देखिएगा। आप लोग को प्रांत सहप्रांत परिसर एकाएक फलन अछादक अंतःक्षेपी सम विषम निरंतर और अवकलज, ये मैं आप लोग को सब पढ़ा रखा चुका हूँ, ये मैं आप लोगों को सब पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को उतना डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। अभी बताइए कि निरंतर है कि नहीं, तो निरंतर होने के लिए क्या चाहिए कि ये ग्राफ जो है उसको बिना पेन उठाए बना सके और वह कहीं पे टूटा हुआ नहीं है होना चाहिए। यानी ये जो ग्राफ है बताइए आप लोग, मॉड एक्स का जो ग्राफ है मापांक फलन का, उसका हम ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते कि नहीं, तो हम लोग बिना पेन उठाए बना सकते हैं। और जो ये है यहाँ पे किसी पे भी भाग में टूटा हुआ नहीं है, यानी हम लोगों को ये क्या हो गया, ये हम लोगों को हो गया हम हर एक जगह पे, ये आप लोगों को हर एक जगह पे क्या होगा, ये आप लोगों को हर एक जगह पे हो गया क्या, आप लोगों को ये हो गया हर एक जगह पे आप लोगों को ये निरंतर है। आप लोगों को ये हो गया कि हर एक जगह पे ये निरंतर है। क्यों निरंतर है, क्योंकि इसका हम ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते हैं और ये कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है, यानी ये हर एक जगह पे निरंतर है। अब रही अवकलज के बाद, तो आप लोग बताइए कि ये अवकलज है कि नहीं। तो अवकलज होने के लिए क्या चाहिए सर, तो अवकलज होने के लिए हम लोग को चाहिए कि वह सबसे पहले निरंतर होना चाहिए, और दूसरी बात हम लोगों को कि वो कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए, यानी वो कहीं पे नुकीले नहीं हो चाहिए। लेकिन ये ग्राफ का हम लोग देख रहे हैं कि सब जगह पे तो ये शार्प कॉर्नर नहीं है, ये सब जगह पे आप लोगों को शार्प कॉर्नर नहीं है, लेकिन ये जीरो है, यहाँ पे ये शार्प कॉर्नर बना रहा है, यहाँ पे ये नुकीली बना रहा है, नुकीला स्थान। यानी ये आप लोगों को क्या होगा, माइसे इसको लिखते हैं, देखिए आप लोग इसके क्या अर्थ हुआ, ये सब जगह पे तो ये आप लोगों को क्या हुआ, सब जगह पे अवकलज है, लेकिन केवल जीरो पर इसका मिस्टेक हो गया, केवल ये जीरो पर ये आप लोगों को अवकलज नहीं है। देखिए इसका हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऑल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब आप लोगों को जितना भी आप लोगों को है वो आप लोगों का अवकलज जगह है, अवकलज है, केवल जीरो को छोड़कर वह सब स्थान पे अवकलज है। आप लोगों को समझ में आ गया वो लिखने का तरीका भी। अब इसका आप लोग बताइए कि सब आप लोग इसका जान चुके कि नहीं, मापांक फलन के बारे में आप लोग मापांक फलन के बारे में प्रांत जान चुके हैं, सहप्रांत परिसर एकाएक फलन है कि बहुएकी फलन है, छादक है कि अंतःक्षेपी है, सम है कि विषम है, निरंतर है कि अवकलज है। आप लोग का अगर कोई भी क्वेश्चन में आ जाएगा मापांक फलन के बारे में तो आप लोग तो आंसर बता दीजिएगा तुरंत कि सर इसका पूरा आप लोग जानकारी हमको दे चुके थे, इसलिए मैं इसका आंसर बता सकता हूँ कि एकाएक है, बहुएकी है, छादक है, क्या है कहाँ रहता है, कहाँ पिता है, इसका हम सब आंसर दे सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि इसका सिग्नम फंक्शन के बारे में। सिग्नम फंक्शन किसको बोलते हैं, सबसे पहले सिग्नम फंक्शन को साइन होता है ना स्टूडेंट दर्शाने का, वह होता है SGNX, ये आप लोगों को सिग्नम फंक्शन है। तो सिग्नम फंक्शन कुछ नहीं होता है स्टूडेंट, जो मापांक फंक्शन होता है ना उसका थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंट होता है। इसमें होता है कि अगर कोई भी आप लोग पॉजिटिव वैल्यू डाले तो वो आप लोगों को उसका आउटपुट में वन मान निकाल कर देगा, अगर निगेटिव रखे तो -1 निकाल कर देगा, और अगर वो आप जीरो रखे तो वो आप लोगों को जीरो निकाल कर देगा। जहाँ आप लोगों को समझ में आए, देखिए आप लोगों को सिग्नम फंक्शन आप लोगों को मान लीजिए कि -1 है, तो ये आप लोगों को 1 निकाल कर देगा, -1 निकाल कर देगा आउटपुट में। अगर सिग्नम फंक्शन भी आप लोगों को क्या है -2 भी है ना, तो ये भी आप लोगों को -1 ही निकाल कर देगा आउटपुट में। वैसे ही जैसे देखिए कुछ भी रख सकते हैं, सिग्नम -π रखिएगा तो भी आप लोगों को ये आउटपुट में -1 भी देगा, यानी इसको कोई भी वैल्यू दे दिए नेगेटिव, ये किस पे काम करेगा, ये केवल और केवल -1 ही देगा। अगर जीरो डालिएगा, जैसे देखिए सिग्नम फंक्शन के अंदर आप जो जीरो डालिए, यहाँ पे जीरो रख रहे हैं, ये सिग्नम फंक्शन आप लोगों को यहाँ पे जीरो डाल रहे हैं तो आप लोगों को आउटपुट में ये निकाल कर जीरो देगा। अगर वह सिग्नम फंक्शन के अंदर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो वो आप लोगों को प्लस निकाल कर देगा। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालिए, आप लोग 5 डालिए, 7 डालिए, 10 डालिए, 11 डालिए, जितना भी आप लोगों को मन है वो आप लोगों को आउटपुट में 1 ही निकाल कर देगा। तो आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, इसका आप लोगों को डिटेल में आगे बता रहा हूँ। देखिए आप लोगों को इसका डिटेल रहा, ये देखिए आप लोग देखिए, इसको देखिए वीडियो को पहुंच कर देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए क्या यहाँ पे है, यहाँ पे सिग्नम फंक्शन है, और ये जो मशीन है वह किस पे काम कर रहा है, SGN mod X,
यानी जो फंक्शन है ये आप लोगों को सिग्नम फंक्शन पे काम कर रहा है। जो मशीन आप लोगों को बताया था कि जो आप लोगों को जो फंक्शन होता है वह एक टाइप का मशीन होता है, इसलिए जो ये मशीन है वो काम कर रहा है आप लोगों को सिग्नम फंक्शन के बारे में। तो आप लोग बताइए कि इसमें अगर कोई भी हम पॉजिटिव वैल्यू डालें, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, एनी पॉजिटिव नंबर -10 +10 100 100 1000 2000 5000 10 लाख 15 लाख जितना भी डाले, ये हम लोगों को जो निकाल कर आउटपुट देगा वो हम लोगों को बाहर केवल निकाल कर देगा 1, उसके सिवा कुछ नहीं देगा। आप जितना भी आप लोगों को पॉजिटिव मान है जितना भी आप डाल सकते हैं, अगर हम लोग 0 डालें तो इसे सिग्नम फंक्शन है वो बाहर निकाल कर देगा 0। अगर इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालें -10 -15 -20 -50 -100 -500 -1000 -5 लाख जितना भी हम लोग डालें वो हम लोगों को सिर्फ निकाल कर देगा आउटपुट में -1 सिर्फ निकाल कर देगा। यानी इसका आप लोग यहाँ से प्रांत देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग प्रांत देख सकते हैं और यहाँ से आप लोग क्या देख सकते हैं, परिसर भी देख सकते हैं। तो प्रांत कितना आएगा, प्रांत में आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 0 जितना भी आप लोगों का मन है वो आप लोग को दीजिए। -1.5 +1.5 +1.1 जितना भी आप लोग दीजिए। यानी हम लोग को जहाँ पे प्रांत होगा ना स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग को जो प्रांत होगा वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग को रियल नंबर यानी हम लोग को -∞ से +∞ तक हो जाएगा। ये हम लोग को इसका किसका प्रांत हो जाएगा, सिग्नम फंक्शन का। और जो हम लोग को परिसर आएगा स्टूडेंट वो हम लोग को क्या आएगा, तो परिसर हम लोग को जो केवल है वो आएगा हम लोगों को 1 0 और -1 हम लोगों को केवल परिसर आएगा। ये आप लोगों को ये मैं आगे बता दी, इसका आगे डिटेल में दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दिया, आगे मैं आप लोगों को इसका आंसर लिख दूंगा सिर्फ। देखिए, और इसको लिखने का तरीका कैसे है, जो सिग्नम फंक्शन है ना उसमें अगर हम 0 से कोई भी बड़ा वैल्यू डाल रहे हैं, इफ अगर 0 से x है वो आप लोगों को 0 से कोई भी बड़ा वैल्यू तो वो आप लोगों को आउटपुट में केवल 1 निकाल कर देगा। यानी हम लोगों को केवल वहां पे 1 मिलेगा। यानी हम बोलने का अर्थ ये मेरा हुआ कि आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं वो जो सिग्नम फंक्शन है वो आप लोगों को केवल और केवल 1 निकाल कर देगा आउटपुट में। अगर 0 डाल रहे हैं, इफ अगर x बराबर 0 आप लोगों को है तब आप लोगों को वो 0 निकाल कर देगा। और अगर आप लोग कोई भी निगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं तब आप लोगों को आउटपुट में -1 निकाल कर देगा। ये इतना आप लोग याद रखिए। देखिए, इसको एक तरीका और लिखने का है। देखिए कैसा है, यहाँ पर आप लोग जैसे ये आप लोगों को बुक में देखने को मिल जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को बुक में देखने को मिल जाएगा, ऐसा लिखा रहेगा सिग्नम फंक्शन के बारे में। तो बोलिएगा सर ये तो हमको पढ़ा ही नहीं सिग्नम फंक्शन के बारे में कि ये क्या होता है। तो ये कुछ नहीं होता स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहला वेयर x = not 0, यानी जब आप लोगों को x जो आप लोगों को जो है x वो आप लोगों को 0 के इक्वल नहीं, यानी कोई पॉजिटिव हो सकता है या आप लोगों को निगेटिव हो सकता है। तो अब मान लीजिए कि सबसे पहले x बराबर हम लोग ले रहे हैं +5, x बराबर हम लोग ले रहे हैं +5, तो हम लोग को क्या आएगा यहाँ से देखिए, तो सिग्नम फंक्शन हम लोग को 0 नहीं है तब हम लोग को आ जाएगा कितना, mod 5/5, यानी जो मॉड के बाहर निकलेगा 5 और ये रहा यहाँ पे नीचे 5 में आया, यानी हम लोगों को आ जाएगा यहाँ पे 1। अगर देखिए हम ले रहे हैं यहाँ से, यानी हम लोग को 1 आया ना 1, तो ये तो सही है कि अगर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं तब हम लोगों को 1 बाहर निकालता है, तो ये हम लोग को सही है। निगेटिव रख कर बताइए सर, तो हम ले रहे हैं यहाँ से x बराबर हम लोग ले रहे हैं -5, तो क्या आएगा देखिए, तो हम लोग को आ जाएगा -mod 5/5, यानी हम लोग को देखिए मॉड के यहाँ -5 है, तो मॉड के अगर बाहर निकलेगा -5 तो क्या निकलेगा, तो हम लोग को +5 निकल कर आएगा। यानी हम लोग को +5/-5, तो हम लोगों को कोई भी नेगेटिव वैल्यू दिए तो वो उतना बटा माइनस करके वो माइनस के इक्वल हो जाएगा, यानी -1 के इक्वल आएगा। इसको दर्शाने का सिर्फ यही एक तरीका ये है, और ये तरीका आप लोगों को बुक में देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैं इसको बता दिया। अब मैं देखता हूँ उसका ग्राफ, इसका मैं आप लोगों को ग्राफ दिखाता हूँ। क्या ग्राफ दिखाता हूँ कि अगर इसमें हम कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो वो हम लोग क्या निकल कर दे रहा है, 1 निकाल कर दे रहा है। 0 रख रहे हैं तो 0 दे रहा है, -1 रख रहे हैं, कोई भी आप लोग को निगेटिव वैल्यू रख रहे हैं, कोई भी हम लोग यहाँ पे निगेटिव वैल्यू रख रहे हैं तो हम लोगों को -1 निकाल कर आउटपुट में दे रहा है। तो देखिए यहाँ से हम लोग अगर 0 डाल रहे हैं तब हम लोगों को 0 निकाल कर दे रहा है। अगर हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, तब हम लोगों को मान लीजिए देखिए यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं 5, यहाँ पे रख रहे हैं क्या, यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं 5। देखिए मान लीजिए कोई मशीन है, वो आप लोगों को सिग्नम फंक्शन को वो x पे काम कर रहा है, और ये आप लोगों को यहाँ पे रखना है 5 आउटपुट में दिए, ये क्या निकाल कर देगा, वो 1 निकाल कर देगा। -6 रख रहे हैं तो भी 1 निकाल कर देगा, 7 रखिएगा तो भी आप लोगों को 1 निकाल कर देगा। इतना आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो हम लोग क्या निकाल कर दे रहा है, वो हम लोगों को आउटपुट में निकाल कर दे रहा है 1। चाहे आप लोग वो 0.1 भी रख दीजिए ना,
आप लोग मन हुआ तो 0.1 भी अगर आप रख दीजिएगा तो भी आप लोगों को आउटपुट में 1 ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब 0 बराबर 0 केवल है तब आप लोगों को आउटपुट में 0 मिल रहा है, और अगर 0 प्लस हो गया तो हम लोगों को आउटपुट में 1 मिल रहा है, और अगर निगेटिव हो गया तो हम लोगों को ये -1 मिल रहा है। आप लोग इसका ग्राफ देख सकते हैं। अब इसका हम लोग निकालते हैं कच्चा चिट्ठा कि आप लोग को कहाँ घर आता है, कहाँ घूमता है, कहाँ खेलता है, कहाँ क्या करता है। इसका मैं आप लोगों को पूरा जानकारी देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसका आप लोग प्रांत बताइए। सबसे पहले आप इसका प्रांत बताइए। देखिए यहाँ से प्रांत हम लोग को क्या था, तो हम लोग को प्रांत था वो -∞ से लेकर +∞ तक, यानी रियल नंबर। -∞ से लेकर +∞ तक ये प्रांत इसका था, यानी हम लोगों को ये रियल नंबर था। शाह प्रांत क्या था हम लोगों को, शाह प्रांत हम लोगों को क्या था, देखिए शाह प्रांत ये इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नहीं था। देखिए तो दिया हुआ कौन था, नहीं दिया हुआ है ना। और जो शाह प्रांत नहीं दिया हुआ होता है तो हम लोग को पता होता है कि शाह प्रांत क्या होता है। शाह प्रांत हम लोगों को हो जाता है वो रियल नंबर, हम लोगों को हो जाता है शाह प्रांत। आप लोगों को पता है कि कोई भी आप लोग को अगर फंक्शन में शाह प्रांत नहीं दिया हुआ है तब हम मान लेते हैं अपने मन से कि वो रियल नंबर है। परिसर क्या आया, तो परिसर हम लोगों को आया कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए तो परिसर हम लोगों को आया था क्या, परिसर हम लोग को आया था 1 0 -1। परिसर हम लोग को आया था 1 0 -1 हम लोग को परिसर आया था। एकाएक है कि बहु एक ही, इसको आप लोग चेक कीजिए। इसमें एकाएक है कि बहु एक ही है, तो हमको जो कहूँ से देखने में वाई एक्सिस के सिमेट्री नहीं लग रहा है। हम लोग अगर देखें ओरिजिन से, तो हम लोग ओरिजिन से देख रहे हैं कि अगर जितना भाग हम नीचे चले उतना ही अगर हम ऊपर चले तो वैसा ही ग्राफ मिल रहा है। जितना हम लोग नीचे चल रहे हैं उतना अगर हम ऊपर भी चल रहे हैं तो वैसा ही ग्राफ मिल रहा है, यानी ये ओरिजिन का सिमेट्रिक है, यानी केंद्र के सिमेट्रिक है। तो केंद्र के अगर सममित है तो कौन फलन होगा, तो हम लोग को ये हो जाएगा जो विषम फलन हो जाएगा। ये हम लोगों को विषम फलन होगा। ये एक इसके पहले देखिए यहाँ कहाँ हुआ, ये आप लोगों को विषम फलन होगा। ये आप लोगों को 2 छूट गया ना, देखिए ये विषम फलन आप लोगों को हुआ। अब आप लोग इसको ये बताइए कि ये एकाकी है कि बहु एक ही है। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग उदाहरण रेखा परीक्षण करेंगे और देखेंगे कि कितना रेखा कट कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को बहुत जगह से कट कर रहा है, इन्फिनिटी जगह से कट कर रहा है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे 5 भी डाल रहे हैं तो 1 ही आ रहा है, 6 भी रखना है तो 1 ही आ रहा है, 7 भी रखना है तो 1 ही आ रहा है, 0.1 भी रख रहे हैं तो 1 ही आ रहा है। यानी हम लोग को ये फलन होगा, ये हम लोग क्या कौन फलन हो जाएगा, तो ये हम लोग को हो जाएगा बहुएकी फलन। ये हम लोग को हो जाएगा बहुएकी फलन। अब ये बताइए कि आच्छादक है कि अंतःक्षेपी है, तो आच्छादक अंतःक्षेपी होने के लिए हम लोग देखते हैं शाह प्रांत और किसको, परिसर के बारे में। तो देखते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, यानी हम लोग को जो ये है कौन फलन होगा, ये हम लोगों को अंतःक्षेपी है। अब हम लोग चेक करते हैं कि निरंतर है और आपका नहीं। देखते निरंतर के लिए क्या होना चाहिए, निरंतर के लिए होना चाहिए कि उसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए बनाएं और वह आप लोगों को टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं कि इसका ग्राफ है वो केवल 0 पर टूटा हुआ है, उसके सिवा कहूँ पर टूटा हुआ नहीं है, केवल ये 0 पर टूटा हुआ था। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है R से, सब जगह पर टूटा हुआ नहीं है, केवल 0 छोड़कर। ये 0 पे आप लोगों को निरंतर नहीं होगा। वैसे ही जो अवकलज होगा वो आप लोगों को 0 पे आप लोगों को केवल अवकलज नहीं होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जो 0 पर ग्राफ होगा वो आप लोगों को टूटा हुआ है। तो वहाँ पे आप लोग कैसे होगा, अवकलज कैसे होगा, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा किसको बारे में, सगनम फंक्शन के बारे में आप लोग को टोटल समझ में आ गया होगा। आगे कुछ है देखते हैं, नहीं आगे तो कुछ नहीं है, इतना ही लिए आप लोगों को था। आगे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो को देखा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स भी क्लास 12th की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।